Hi, I am Nitin Kumar. I welcome all of you on the online platform of IQ Civils Academy. As usual, as you know, we are going to discuss editorial of the Hindu, and besides that, one or two or three newspaper article or news related to the Indian Express. So, as far as the Hindu is concerned, we are going to discuss only one editorial today because the other editorial is related to the sports. Certainly, in the examination, whether it is a UPSC examination or APSC examination, we do not used to get the questions related to the sports there, particularly into the men's section. So let's see. The first is, it is about the hypertension and the first WHO report on this subject. तो हाइपरटेंशन के ऊपर पहला WHO का रिपोर्ट आया है, उसके बारे में पहली जो एडिटोरियल है वो है, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप द ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो भारत को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एंड एज द रिपोर्ट सेज, ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट 1 in 3 individuals and 4 out of 5 do not have adequately controlled according to the first World Health Organization report on hypertension released on September 19। तो September 19 को हाइपरटेंशन के ऊपर एक WHO की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि 1 in 3 इंडिविजुअल्स, यानी कि 3 में से 1 इंडिविजुअल और 5 में से 4 इंडिविजुअल की यदि बात की जाए तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से अफेक्टेड होते हैं। इट इज़ अ ग्रीम रिमाइंडर दैट द कंट्रीज हैव डन लिटिल टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी अंडर चेक डिस्पाइट दीज द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन। सो as far as the control, diagnosis and the treatment of the hypertension is concerned, so it is not going to be the very expensive, but still this risk factor has been denied attention by the different government of the different countries. So it is more like taking the things very easy, but it has a fallout there, and certainly this WHO report is a grim reminder of what is the situation right now in the different countries. So next one is the uncontrolled blood pressure. देखो ब्लड प्रेशर की यदि बात की जाए और यदि ये 140 बाई क्या हो 90 हो, क्लियर, तो इसमें आपको ये ख्याल करना है कि ये रिस्क फैक्टर हो जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज सच एज द हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ। तो इसके कारण से हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स हो सकती है और इसके कारण से डिजीज़ और डेथ भी होती है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन डू नॉट बिगिन एट ए 140/90। तो कहा जा रहा है जहाँ तक हेल्थ रिस्क का सवाल है तो 140/90 पे ये शुरू नहीं हो जाती है। इंस्टेड दे ऑपरेट इन ए कंटिन्यूम इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज ए क्लिनिकल हाइपरटेंशन। तो 140/90 से नीचे भी हो ना, फिर भी क्या होता है कि हाइपरटेंशन जैसी चीज़ हो जाती है और इसको क्या कहा जाता है, क्लिनिकल हाइपरटेंशन कहा जाता है। स्पेशली जो डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरग्लिसेमिया से पीड़ित हैं और जो ओबेस हैं यानी कि काफ़ी मोटे हो चुके हैं उनमें, और जो टोबैको या अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उसमें ऐसी चीज़ें देखी जाती है। हेंस रिपोर्ट ऑन द हाइपरटेंशन लेवल इन द पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट्स द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो रिपोर्ट बता रहा है हाइपरटेंशन लेवल के बारे में कहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर, ये कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव वे में यदि टोटलिटी में देखें तो जितनी है हाइपरटेंशन की जो आप डिजीज़ेज या उससे पीड़ित व्यक्ति या उसकी संख्या जितनी है उससे कहीं कम हमारे पास आ पाता है, यानी कि क्लिनिकल जो हाइपरटेंशन जैसी चीज़ हैं उसको तो काउंट की भी नहीं जा रही है ना। मतलब सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ग्रिम है, परेशान करने वाली है। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 का डेटा है इंडिया के बारे में, उसमें ये कहा जाता है कि 188 मिलियन इंडियन एडल्ट्स एज 30 to 79
मतलब 188 मिलियन लोगों की बात की जाए जो कि 30 से लेके 79 ईयर्स से 89 वर्ष के हैं, तो वो हाइपरटेंशन से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। ऑफ दैम द कंडीशन हैज़ बीन डायग्नोज्ड ओनली इन 37, और इसमें से सिर्फ 37 को डायग्नोज किया गया है और सिर्फ 30% इसमें से ट्रीट होते हैं, और सिर्फ 15% की यदि बात की जाए तो ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, वीमेंस अपीयर टू बी मार्जिनली बेटर दैन मैन इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोज, ट्रीटेड एंड कंट्रोल। तो महिलाओं का सवाल जहाँ तक है, उनकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो बेहतर है किसके, मेल के कंपैरिजन में। उनकी वो डायग्नोसिस भी प्रॉपर हो रही है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो रही है, और कंट्रोल भी प्रॉपर वो क्या कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। सो अब देखें नेक्स्ट क्या दिया गया है। जो कुछ भी स्केची आइडिया, मोटे तौर से जो कुछ भी डेटा है हमारे पास, डेटा के हिसाब से जो आइडिया है हमारे पास कि पार्ट्स ऑफ इंडिया स्ट्रोक इंसिडेंस was found to be 108 to 172 पर 1 लाख पीपल पर ईयर। मतलब हर एक साल 1 लाख लोगों में से 108 से लेके 172 लोग क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। एंड द 1 मंथ केस फैटेलिटी रेट इज़ 18% टू 42%। और किसी मंथ में जो फैटेलिटी रेट यानी कि डेथ की रेट है इसके कारण से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हाइपरटेंशन के कारण से होती है, या हार्ट स्ट्रोक जो हाइपरटेंशन के कारण से होती है, वो कितनी है, 18 टू 42%। क्लियर। अब ये फरवरी 2022 का स्टडी बता रहा है, इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज़ रिपोर्ट इन 2019, ये जो एक रिपोर्ट आई है 2019 की, उसमें हार्ट अटैक के बारे में कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो लीडिंग कारण है जिसके कारण से हार्ट अटैक या डेथ होती है, वो हाइपरटेंशन है। ओके, नेक्स्ट स्टडी के मुताबिक यदि देखें तो एक्सेसिव साल्ट इनटेक के कारण से, और एक्सेसिव साल्ट इनटेक क्या है, यदि आप दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा यदि आप नमक कंज्यूम करते हो तो हाइपरटेंशन के जो 17 टू 30% केसेस हैं वो इसके कारण से हैं। While the members stated are required to achieve a 30% relative reduction in the mean population intake of the salt by 2025, और 2025 तक क्या किया गया है, टारगेट रखा गया है कि एवरेज मीन इंटेक जो है वो 30% से कम की जाए, मतलब 30% इसमें कमी लाई जाए। क्लियर। लेकिन इंडिया की यदि बात की जाए, is yet to implement many components of WHO prescription to cut down salt intake। लेकिन भारत ने अभी भी WHO के हिसाब के द्वारा जो कुछ भी बताए गए हैं, पैरामीटर्स जो बताए गए हैं, उस पैरामीटर्स को इंडिया अभी भी क्या नहीं कर पा रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहा है। खास करके नमक के इंटेक की बात की जाए, सॉल्ट के इंटेक की बात की जाए तो ना, एक स्टडी ये दिखलाता है कि इंडियन states published in 2021 found high salt and sugar content in the packaged food item, यानी कि जो पैकेज फूड आइटम है, डब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ है या क्लियर, उसमें देखें तो भाई बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल होता है और सॉल्ट का लेवल होता है, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेवलिंग मैंडेटरी। तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इन द पैकेज फूड, okay, the nutrition level should be displayed on the front of the that particular carton or that particular box which contains the packaged food। तो ये दिखलाने की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सो इनकरेजिंग रीफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स टू कट डाउन सॉल्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस इन द पीपल टू रिड्यूस सॉल्ट इनटेक शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन। और आवश्यकता क्या है कि तत्काल इसके अंदर क्या की जाए, कमी की जाए, और इस तरह के जो डिस्प्ले हैं किए जाएं, जिससे कि क्या होगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्या की जाएगी, बढ़ाई जा सकेगी। क्लियर। इंडिया हैज़ हाउएवर डन वेल इन इम्प्रूविंग द ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल विथ हाइपरटेंशन थ्रू द नोवेल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। क्लियर। तो भारत ने एक अनोखी पहल की है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, दैट इज़ IHCI। नाउ ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई, और IHCI की यदि बात की जाए तो इसमें करीब 5.8 मिलियन हाइपरटेंशन के पेशेंट ने अपने को इनरोल किया इन द 27 स्टेट्स,
and this data is of the June 2023, that is the latest data we have. And according to this data, 48% of the patients enrolled at the primary health centers and 55% at the health wellness center achieved the blood pressure control as of March 2021. So once we compare the blood pressure level from the March 2021, certainly according to this data, which is of the June 2023, 48% of the patient who has enrolled at the primary health center level has controlled their blood pressure, and 55% those actually enrolled in the health wellness center actually control their blood pressure level. Now, it is important to greatly increase the number of hypertensive people on treatment and keep the blood pressure under control. So, in absolute terms, certainly the government, the NGO, and through the awareness of the mass, okay, what is the requirement? Requirement is that to enroll more and more people to the Nobel program initiated by the government of India in 2018. But as you know, health is one of the state subjects. Certainly when the state government in coordination with the central government has to do many things, or multi-pronged strategy is required just to substantiate the things or subside the things there. इन चीज़ों को कम करने के लिए आवश्यकता होगी. Next we have another piece of article. जो इससे पहले जो हमने हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित जो कुछ भी आर्टिकल आपने पढ़ा एडिटोरियल के अंदर, वो आपका गवर्नेंस पेपर सेकंड, जीएस पेपर सेकंड से जाके कनेक्ट होते हैं. अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंडिया और कनाडा के बीच में अभी क्या चल रही है, एस्पैट चल रही है, एक तरह के वी आर एट द लोएस्ट एब एज फार एज द इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस आर कंसर्न. तो अब इसमें देखें कि हुआ क्या है. सर्टेनली दिस इशू इज रिलेटेड टू द IR, that is a part of your GS paper second as far as the UPSC is concerned. So what is the ongoing story there? There is a further escalation of the diplomatic standoff between the two countries, between the India and Canada. And what happened there? So a strongly worded advisory to the Indian nationals in the Canada warning against the anti-India activities and politically condoned हेट क्राइम्स. तो कहा जा रहा है कि भारत के तरफ से एडवाइजरी इशू की गई, और इससे पहले कनाडा की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की गई. कनाडा के तरफ से उनके जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, या जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंडियन डायस्पोरा जो कि कहाँ पर रह रही है, तो कनाडा के अंदर, उसके लिए क्या किया है, एडवाइजरी जारी की गई. और उसमें जो एक्चुअल वर्डिंग्स है कि भाई एडवाइजरी में एक वार्निंग दी गई है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो है, और पॉलिटिकली वहाँ पर जो हेट क्राइम्स किया जा रहा है उसको एक तरीके से पॉलिटिकली उसको माफ़ी जैसी दे दी गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके प्रति क्या किया गया है, आगाह किया गया है. नाउ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डिड इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द कनाडा फेयर हिस्टोरिकली देखें तो भारत और कनाडा के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस को हम समझेंगे, और उसके बाद ये जानेंगे कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है हाल फिलहाल के महीनों में ये डिटोरिएट क्यों हुआ है, क्लियर. और हाल फिलहाल में जो एलिगेशन लगाई गई कनाडा के द्वारा आर ट्रबलिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड, वो परेशान भी करने वाला है, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है. इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड देयर. सो we have to understand the Canada-India relations have seesawed over the last 50 years. यानी कि पिछले 50 साल में देखें तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं, इट्स अप्स एंड डाउन, इट्स यू कैन से द रोलर कोस्टर राइड. कभी बहुत ही अच्छे रहे, कभी बहुत अच्छे नहीं भी रहे हैं. कोल्ड वॉर के समय में यदि देखें तो दोनों देश के बीच में, एक तरफ कनाडा और एक तरफ इंडिया की यदि बात की जाए, तो इनके जो रिलेशनशिप रहे थे वो बड़े अच्छे से रहे थे, एंड बोथ वर एंजॉइंग एंड स्टिल एंजॉइंग द कॉमनवेल्थ स्टेटस, एंड दैट इज़ वन ऑफ द कन्वर्जेंट व्यू एंड वन ऑफ द कन्वर्जेंट व्यू इज़ ऑल्सो दैट बोथ is a part or member of the United Nations, and both were part and still is a member of the multilateral organization, multilateralism and advanced global development. यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ भी विकास हो रहा है ना, ठीक है, उसमें दोनों की क्या है, भागीदारी है, पार्टनरशिप है, क्लियर. तो
इसके बाद देखें कि कोल्ड वॉर क्राइसिस इन कोरिया में जो कोल्ड वॉर क्राइसिस हुई, हंगरी में, वियतनाम में, इसके कारण से दोनों देश के बीच के जो संबंध हैं वो क्या हुए, ख़राब हो गए। क्लियर। और इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है, 2 बार किया, पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकेंड, तो दोनों ही बार जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो गए इसके कारण से। बट इन 1980s 1980 के दशक में यदि देखें, ओटावाज इंटरेस्ट इन इंडिया वाज रिकिंडल्ड बाय रेजिंग India's immigration. So from India many a person started immigration to the Canada, and ultimately it rekindled our relationship with the Canada in 1980s. तो वहाँ से फिर से शुरुआत होती है with limited prospect for trade and security relation। और दोनों के बीच जो ट्रेड और सिक्योरिटी की रिलेशनशिप है, अब देखो ना कि इंडिया कहाँ पर और कनाडा कहाँ पर ट्रेड तो हो सकती है, लेकिन जो सिक्योरिटी के रिलेशनशिप हैं और ख़ास करके डिफेंस के सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर। देयर वाज नो बेसिस फॉर मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। तो इसी कारण से दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मीनिंगफुल यदि कहा जाए तो नहीं हुआ। बट मच वर्क हैज़ गॉन इन रिवाइविंग द रिलेशनशिप फ्रॉम इट्स nadir इन द 1998। तो 1998 में, क्लियर, जब बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच चुका था इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, ठीक है। एफर्ट्स हैव बीन मेड फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम द कैनेडियन साइड एंड फ्रॉम इंडियन साइड टू रिवाइव द रिलेशनशिप, एंड अल्टीमेटली द रिलेशनशिप हैज़ रिवाइव्ड देयर। ओके, एंड as I told you, after this Justin Trudeau became the Prime Minister of the Canada, our Prime Minister visited Canada and there was a revival of relationship between India and Canada. Okay, but अब देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन फॉलोइंग ओटावाज रेपुटेशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर स्टेटस, और जो कनाडा ने हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेटस को 1998 में क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द रिलेशनशिप नाउ विद द कंसिडरेबल स्कोप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जब रिवाइवल होती है 1998 के बाद, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशनशिप को क्या किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। और स्टिल जो पोटेंशियलिटीज़ है, ओके, आवर ट्रेड रिलेशनशिप, आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज़ नॉट एट पार विद द व्हाट वी हैव ए पोटेंशियल इन दिस रिगार्ड। तो इस मामले में जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता को हम बेहतर यूज़ नहीं कर पाए। नाउ सो the issue and the bilateral relationship are held hostage by the specific diaspora element that harbor a deep hatred towards India, abhor its territorial unity and strive to balkanize it। तो कहा जा रहा है कि जो हमारे bilateral relationship है, वो कहीं ना कहीं डायस्पोरा के अंदर कुछ एक ऐसा सेक्शन है जो कि इंडिया की तरफ हैट्रेड रखता है और हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चाहता नहीं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या हो, बनी रहे। क्लियर। और वो कोशिश कर रहा है कि भारत के क्या हो, थोड़े से इसमें डिस्ट्रक्शन की जाए, बाल्कनाइजेशन की जाए। एंड सो दे वर डिमांडिंग द खालिस्तान, अ सेपरेट कंट्री विच इज़ क्वाइट अवे इन टर्म्स ऑफ द अवे इंडिया इन टर्म्स ऑफ सॉवरेंटी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑल एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही है, पॉलिटिकल कंडोन हेट क्राइम्स जो हो रहा है, ये टर्म्स भारत के MEA के द्वारा यूज़ किए गए हैं, ठीक है, कनाडा के अंदर सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब भारत ने इतना बड़ा डिसाइसिव स्टेप क्यों लिया है कि भाई वीज़ा देना बंद कर दिया गया है। अब देखो आगे क्या हो सकता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको कट कर दी जाए। अब यही कुछ होना बाकी है, तो देखते हैं कि आगे स्थितियाँ क्या होती है। बट स्टिल द पोटेंशियल लिंक बिटवीन द एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the assassination of the Khalistan separatist Hardeep Singh Nijjar, who said and why। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो निकल के आएंगे, आपको ये समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि पोटेंशियल लिंक जो है किसके बीच में, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो खालिस्तान के सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया, तो इसके बीच में क्या लिंक है और क्यों लिंक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस topic yesterday also and before that also, so we have already gone through this। Clear। By calling it politically condoned hate crimes and criminal violence, clear,
criminal violence. India is targeting the Trundu government and why? तो इसको जब कहा गया कि भाई वहाँ पर की जो सरकार है, ठीक है, हेट क्राइम्स को नज़रअंदाज कर रही है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई दिल्ली क्यों इस सरकार को, कनाडा की जो ट्रूडो की सरकार है उसको क्यों टारगेट कर रही है ना। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है, कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, कैन यू टेल लिटिल मोर। इन सबों के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, तो कनाडा के अंदर रहते हैं। अब इसमें समझिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड नंबरिंग 16 लाख, मतलब 16 लाख भारतीय मूल के लोग कहाँ पर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के। क्लियर? जो कि कनाडा के पॉपुलेशन का क्या है, 3% है। कितने परसेंट है? 3% है। और करीब करीब 7 लाख NRI कहाँ पे रहते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं ना। इंडिया की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं कनाडा के अंदर वो इंडिया से ही जाते हैं। और जो 2022 का डेटा है वो बताता है कि 2.3 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से कहाँ गए हैं, कनाडा गए हैं पढ़ाई करने के लिए। और टोटल ट्रेड यदि देखें कनाडा के साथ, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए, 2021-22 का जो डेटा है वो कहता है कि 11.68 बिलियन US डॉलर का ट्रेड है 2021 और 22 में, जो कि पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो कम है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस, अब यहाँ पर समझना कि भारत की थोड़ी सी मजबूरी क्या है कि जहाँ तक दाल को इंपोर्ट्स करने का सवाल है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल इंपोर्ट कम्स फ्रॉम द कनाडा। तो जितनी दालें या पल्सेस हम क्या करते हैं विदेशों से, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, उसका 30% कहाँ से आता है, तो कनाडा से आता है। तो सर्टेनली यदि ऐसी कुछ ट्रेड एम्बार्गो की बात हुई तो सर्टेनली इंडिया कुछ दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढेगा। ठीक है, पल्सेस हमारे यहाँ म्यांमार से भी आते हैं, इन चीज़ों का उपाय किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। सो इसमें बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है, बट जो फैक्ट्स है वो समझिए, जितने भी दालें इंपोर्ट होती है उसका 30% हमारे पास कहाँ से आता है, तो कनाडा से आता है। नाउ कैनेडियन पेंशन फंड हैव क्यूमुलेटिवली इन्वेस्टेड अराउंड 55 बिलियन US डॉलर इन इंडिया। तो पेंशन फंड की यदि बात की जाए तो 55 बिलियन US डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट की गई है। और FDI की बात की जाए कनाडा से, यदि 2000 के बाद की डेटा को देखी जाए तो 4.07 बिलियन US डॉलर का क्या हुआ है, FDI हुआ है इंडिया की। तो ये बताता है कि भाई हमारे रिलेशंस, चाहे उसमें कुछ उतार चढ़ाव आती रहे, बम्स आती रहे, ठीक है, कुछ परेशानियां आती रहे, इसके बावजूद भी जो चीज़ें चलती रही है। लेकिन दिक्कत अब ये आ रही है कि FTA के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को अब तत्काल क्या कर दिया गया, फॉर विथ इमीडिएट इफेक्ट उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब 2021 का कनाडा का सेंसस है वो बताता है कि सिख जो वहाँ पर हैं 2.1% है कनाडा के टोटल पॉपुलेशन का। और उस देश के अंदर, कनाडा के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले यदि कोई रिलीजियस ग्रुप है तो वो सिख कम्युनिटी है। और इंडिया के बाद कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? और जहाँ तक सिख का सवाल है तो वो लॉ मेकर्स भी हैं, MP भी हैं वहाँ पे, ऑफिशियल्स भी हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की यदि बात की जाए तो किसी भी लेवल पे ऐसा नहीं है कि इंडियन ओरिजिन के सिख वहाँ पे नहीं हैं। मतलब ऑफिशियली हर जगह पे, चाहे फ्रॉम द लोएस्ट रंग टू एट द एपेक्स लेवल आपको चीज़ें मिलेंगी, यानी कि सिख कम्युनिटी के लोग आपको मिल जाएंगे कनाडा में ऑफिशियली काम करते हुए। एंड देयर बर्गेनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसीज इन द कंट्री। और जिस ढंग से तेज़ी से आबादी बढ़ रही है सिखों की कनाडा के अंदर, तो ऐसा है कि कनाडा की जो पॉलिटिक्स है बिना सिख के वो मैनेज नहीं हो सकती है। और अभी मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि उसको आउटसाइड जो सपोर्ट मिला हुआ है, क्लियर, वो सपोर्ट किससे मिला हुआ है कि
एक दल है, ठीक है, एक पार्टी है जिसके नेता कौन है, तो सिख ही है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है कि सिख कम्युनिटी को वो करें, अपने पक्ष में लें। क्लियर। और इसी कारण से बहुत दफ़े वो इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन करने वाली फोर्सेस है, क्लियर, उसको हेल्प कर जाते हैं। और ऐसा कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उसमें सारे नहीं हैं, थोड़ी सी ही हैं जो कि एंटी इंडिया कामकाज कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब 2017 की बात है। जगमीत सिंह 39 बिकेम द फर्स्ट सिख लीडर ऑफ द मेजर कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी बात मैं कर रहा था, व्हेन ही टुक द रेंस ऑफ द लेफ्ट लीनिंग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और जगमीत सिंह जो 39 ईयर्स के हैं, 2017 में लेफ्ट की तरफ झुकाव वाली जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका क्या संभाला, लीडरशिप को संभाला ना। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो निकल के आते हैं इससे, बट स्टिल आगे देखें। ओटावा यानी कि कनाडा की बात की जाए, खास करके इस गवर्नमेंट की, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, confounding differences of Khalistani group and other diaspora elements has a characteristics its foreign policy। तो इसकी फॉरेन पॉलिसी की यदि बात की जाए, अभी की जो सरकार है वो खालिस्तानी ग्रुप के ऊपर किसी भी तरह का जो कार्रवाई की जानी चाहिए उस कार्रवाई से बच रही है, और ये इनकी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में दिख रहा है। और इसी कारण से दिस इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द खालिस्तान एलिमेंट्स देयर। ओके नाउ, तो ये कुछ प्रश्न इससे निकल के आ सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि खालिस्तान हैज़ फिगर्ड इन एन इंडिया कनाडा कंटेक्स्ट। अब क्यों ऐसी बातें हो रही है ये सब देखने की ज़रूरत है। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है कैसे सिख एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर बहुत दफ़े डिपेंड करती है। नाउ वी हैव अनदर पीस ऑफ न्यूज़। वो क्या है, देखिए कि जो मून पे भेजा गया लैंडर और रोवर इसरो का, वो अब क्या होगा कि जो एक लूनर डे और 1 लूनर नाइट की यदि बात की जाए तो वो इन धरती का 14 डेज़ के बराबर होते हैं। क्लियर। तो अब क्या किया जा रहा है कि भाई जैसे ही वहाँ पर दिन होगा, क्लियर, 14 डेज़ के बाद, इन धरती के हिसाब से यदि देखें तो जैसे नया दिन वेंसडे को होगा, तो इसरो क्या कर पूरी कोशिश में है कि जो लैंडर है, ठीक है, और जो रोवर है चंद्रयान 3 मिशन का, उसको नज करके यानी कि इशारा करके उसको स्टिमुलेट करके क्या किया जाए, जगाया जाए। क्लियर। अवेकन फ्रॉम देयर स्लीप इन एक्सट्रीमली फ्रिजिड एटमॉस्फेयर। और ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चली जाती है। तो उस फ्रिजिड इन्वायरमेंट में ये अब फर्दर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखने की ज़रूरत है। इसरो के ऑफिशियल का ये कहना है, क्लियर, कि ग्राउंड स्टेशन कोशिश ये ज़रूर करेगा कि लैंडर को क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए, रोवर मॉड्यूल्स को रिवाइव किया जाए। और जो वहाँ पर ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लैंडर्स और रोवर्स के अंदर जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये लैंडर है विक्रम लैंडर और ये प्रज्ञान की यदि बात की जाए तो इसको कहीं ना कहीं हरकत में लाने की कोशिश की जाएगी। क्लियर। थर्सडे को या फ्राइडे को आफ्टर ऑप्टिमम सनशाइन इज अवेलेबल, यानी कि जब पर्याप्त क्या होगा वहाँ पर सूरज की रोशनी आ जाएगी। अब कहा जा रहा है द चांसेस ऑफ रिवाइवल आर नॉट वेरी हाई। तो इनके रिवाइव करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर। रिवाइव करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ए होपलेस सिचुएशन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप किसी भी तरह का होप न रखें, ऐसी बात नहीं है। It is possible that the lander or the rover module wake up but are unable to regain full functionality। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हरकत में आ जाए लेकिन पूर्णतया फुल्ली वो फंक्शनल ना हो, फुल्ली क्या ना हो, फंक्शनल ना हो ना। तो अब देखिए नेक्स्ट समझे, ये जो चंद्रयान 3 है, क्लियर, सोलर पावर्ड है, क्लियर, और इसकी जो मिशन लाइफ है वो जस्ट 1 लूनर डे। अब जैसा कि मैंने लूनर डे क्या बताया, जो अर्थ पे 14 डेज़ के बराबर चांद का एक लूनर डे होता है। अब देखिए द इलेक्ट्रॉनिक्स वर नॉट डिज़ाइन टू विथस्टैंड द एक्सट्रीमली कोल्ड। और जो ये रोवर या लैंडर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स भेजी गई है वो भाई एकदम से फ्रिजिड कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया था कि -200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है साउथ पोल पे किसके, चांद के।
तो अब वहाँ पर रिवाइव होने के चांसेस थोड़ी से कम है, और यदि रिवाइव भी हो जाए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द फुल्ली फंक्शनल नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। स्पेस क्राफ्ट इसके अंदर जो है मीन टू सर्वाइव द नाइट ऑन द मून आर यूजुअली इक्विप्ड विद सम ऑनबोर्ड हीटिंग मैकेनिज्म। और ऐसे स्पेस क्राफ्ट जो कि मून के नाइट को, जहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, तो उसको उसके अंदर ही ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं कि उसको हीट कर सके, जैसे कि रसिया के लूना 25 में हुआ, जो कि क्रैश लैंड कर गया, सही से काम नहीं कर पाया, विच फेल्ड टू लैंड ऑन द मून हैड सच सिस्टम। उसमें ऐसे सिस्टम थे, लेकिन चंद्रयान 3 में ऐसा कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट्स नहीं लगाया गया। यानी कि लूनर नाइट की यदि बात की जाए तो उसके बाद उसमें सरवाइव करके नेक्स्ट लूनर डे में जाने के चांसेस इसके क्या हैं, कम हैं। नाउ अब देखिए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वंस द मेन साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3 वर ओवर, एक बार इनकी जो साइंस ऑब्जेक्टिव जो इसके गोल है वो खत्म हो जाएगा, इसरो ने ये डिसाइड किया है, decided to take its chance and try to extend the life span of the lander and rover। ठीक है, तो एक बार तो एक डे कहाँ का, लूनर का, वो अर्थ का कितना है, 14 डेज के बराबर है, ध्यान देना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो तो सरवाइव कर गया, लेकिन जब रात बीत जाएगी, यानी कि जो कि हमारे पृथ्वी के या अर्थ के 14 डेज के बराबर होगा, तो उसके आगे भी इसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए क्या किया गया कि एकदम से नाइट शुरू होने से कुछ पहले ही इसको बंद कर दिया गया, ताकि उसके अंदर जो सोलर सिस्टम के थ्रू जो कुछ भी बैटरी के अंदर जान थी उसको बना के रखा जा सके। अकॉर्डिंगली इट शट डाउन द ऑपरेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट लिटिल अर्लियर दैन सनसेट। सनसेट होने से पहले सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया एंड पुट दैम इन ए स्लीप मोड, और उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया। और इसमें ये होप किया गया कि जो बैटरी है, क्लियर, दैट हैड बीन फुल्ली चार्ज बाय देन, जो कि उस समय तक फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्लियर, यदि वो इतना चार्ज है और वो मून के नाइट को सरवाइव कर जाए, तो नए डे के आने के साथ मून पे वो फिर से क्या हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है। नाउ यदि वो वेकअप कर जाता है तो इसके साथ ही क्या होगा, एक लूनर डे या 14 अर्थ डेज के हिसाब से वो ज़रूर से वहाँ पर एक्टिवेट रहेगा, और जिससे कि साइंटिफिक डेटा कलेक्ट की जा सकेगी, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की जा सकेगी, हैव बीन सेंडिंग टू द ग्राउंड स्टेशन, और फिर ग्राउंड स्टेशन को भेजा जाएगा। इसके अलावा देखो, चंद्रयान 3 की यदि बात की जाए, ऑलरेडी कलेक्टेड सम एक्साइटिंग न्यू डेटा अबाउट द मून रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ओके, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉप सॉइल। लूनर टॉप सॉइल के टेम्परेचर प्रोफाइल को देखा गया है, क्लियर, और ख़ास करके साउथ पोल पे बाय द चेस्ट दैट स्टैंड्स फॉर द चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसके थ्रू मतलब चांद के ऊपरी सतह पे टेम्परेचर का क्या प्रोफाइल है, जैसे जैसे हम उसके चांद की ज़मीन के नीचे जाते हैं तो उसमें टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को देखा गया है किसके थ्रू, चेस्ट के थ्रू, दैट इज़ द चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इन अ सरप्राइज द लैंडर मॉड्यूल वाज आल्सो मेड टू डू अ हॉप एक्सपेरिमेंट, मतलब लैंडर मॉड्यूल को थोड़ा सा उछाल के भी देखा गया, और स्लीप मोड में जाने से पहले, और सिर्फ वो 40 सेंटीमीटर की क्या थी, हॉप थी सरफेस से, और फिर वो लैंड कर पाया सेफली 30 to 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब मान लो कि यहाँ पर 30 से 40 सेंटीमीटर क्या किया गया, ऊपर ले जाया गया, और फिर जब वो नीचे आया तो इस जगह से वो खिसक के 30 से 40 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 40 सेंटीमीटर तो ऊपर उसको उछाला गया यहीं से, ठीक है, इसरो के मिशन सेंटर से, और जब वो फिर से नीचे की तरफ गिरा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझना कि ये काफ़ी है, ये छोटा सा जंप जो है एक्सपेरिमेंटल ही हो,
लेकिन इसरो की इस कैपेबिलिटी को दिखलाता है कि जो लैंडर इंजन्स हैं उसको फायर किया जाएगा, क्लियर, एंड प्रोड्यूस द थ्रस्ट टू लिफ्ट ऑफ इट्स सरफेस, और ऐसा भी किया जा सकता है कि उसको सरफेस से लिफ्ट ऑफ करके फिर से चांद से यहाँ लाया जाए धरती पे। और यदि ऐसा हो पाता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर, ठीक है, मून के सरफेस से सैंपल्स को अर्थ पे ला पाएंगे और वो ज़्यादा हमारे लिए क्या होगी, फ़ायदेमंद हो सकेगी, क्लियर। तो ये हॉप टेस्ट क्या था, हॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, इन चीज़ों के बारे में आप देखें। अब देखो दिस लास्ट न्यूज़ पीस is somewhat related to the northeast, so you have to take care of that, and it is specific for the APSC examination point of view, but certainly we can't deny it even in the UPSC। लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए हमने इस न्यूज़ को कवर किया है, ठीक है। ऑनगोइंग स्टोरी क्या है कि अभिजीत मित्रा वो रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। एक समय था जब नागालैंड में डायरेक्टर हुआ करते थे ICAR के, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके, जहाँ पर मिथुन्स जो कि एक बोवाइन है, बोवाइन जो गाय और भैंस की जो इंडिजिनस वैरायटी या वैरायटी होती है उसको कहा जाता है, क्लियर। तो मिथुन कहाँ से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। अब देखिए, तो अब इस स्टोरी की यदि बात की जाए, द स्टोरी वेंट दैट, ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में, एट द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वंस ही विजिटेड द अरुणाचल प्रदेश, ओके, earlier at that time it was known as a Northeast Frontier Agency, and he was greeted by the tribal chief then with a proposition, with a one offer that if the Prime Minister Jawaharlal Nehru marry his young Indira Gandhi, okay, with the son of that tribal leader, क्लियर, तो वो क्या करेंगे, 500 मिथुन्स देंगे उसके बदले में। ध्यान देना, सही हो या गलत हो, ठीक है, लेकिन ये दिखलाता है कि भाई मिथुन्स का इस सोसाइटी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, क्लियर, मिथुन्स का इस सोसाइटी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। और ट्राइबल चीफ का 500 मिथुन्स का ऑफ़र किया जाना, ठीक है, वैसे तो मिस्टर मित्रा लाफ करते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं, समथिंग ओनली एन इनक्रेडिबली पावरफुल मैन कुड हैव ऑफर्ड, तो उस समय का बहुत ही मतलब पावरफुल इंसान ही क्या कर सकता है, इस तरह की चीज़ों को ऑफ़र कर सकता है, क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझे कि मिथुन की यदि बात की जाए तो स्टीप्ड इन द कल्चर एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस, ओके, एज फार एज द north east is concerned, okay, it has a significance there, okay, it is actually connected with the culture of the northeast, clear, could be poised for another role in the society, और ये क्या कर सकता है, सोसाइटी को फिर से अलग रोल में ला सकते हैं। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, उसने इसको फूड एनिमल के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया फ्रॉम द September 1, क्लियर। और ये क्या करेगा, फार्मर्स को हेल्प करेगा, या ट्राइबल जो विलेज के लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं, कि इससे कॉमर्शियल क्या ले सकें, प्रॉफिट ले सकें फ्रॉम द सेल एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मिथुन मीट को सेल करके या उसको प्रोसेस करके इसका कॉमर्शियल एडवांटेज ले पाएँ। ये फ़ायदा होगा जब इसको फूड एनिमल के रूप में सर्टिफाई कर दिया गया, बता दिया गया। जहाँ तक मिथुन का सवाल है, विच गोज़ बाय इट्स साइंटिफिक नेम बॉश फ्रंटेलिस, इसको क्या कहा जाता है, बॉस फ्रंटेलिस कहा जाता है साइंटिफिक नेम। इट्स ए रूमिनेंट स्पीसीज ऑफ द बोवाइड फैमिली फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये क्या पाई जाती है। और जो अब देखिए कि मिथुन्स के स्लॉटर या बलि की यदि बात की जाए तो ये इसका रिचुअल सिग्निफिकेंस है और ये दी भी जाती है, एंड इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये क्या है, स्टेट एनिमल भी है। और ट्रेडिशनली इसको स्पेशल ओकेज़न पे क्या किया जाता है, फीस्ट में, ठीक है, खिलाया भी जाता है, ख़ास करके जो इलेक्शन के कैंडिडेट हो। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि until and unless you are very very powerful as far as
economic background is concerned, you are not in a position to serve the Mithun meat to the community. Okay, even you became a election candidate. ठीक है, ऐसी परंपरा है, लेकिन आपको समझ ऑन एन एवरेज देखें कि जो एडल्ट मिथुन है वो 400 से 650 किलोग्राम का हो सकता है. ठीक है, केवी ब्रियम सेज अ मिथुन दैट इज 4 to 5 years of age कैन बी सोल्ड फॉर ₹2 लाख और मोर. यदि 4 से 5 साल का जो मिथुन है वो 2 लाख या उससे ज़्यादा की कीमत पे बिकेगा. क्लियर. और इसकी मीट को जब बेचा जाए तो ₹300 पर केजी, यानी कि 400 to 650 केजी तक, और 2 लाख रुपए लगा के आप देखो कि स्टिल आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है. क्लियर. लेकिन until now मिथुन्स एंड देयर मीट वर सोल्ड ओनली फॉर द स्पेशल ओकेजन. अभी तक क्या होता था, मिथुन और उसके मीट को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन, खास करके फेस्टिवल या वेडिंग्स, इन समूह के लिए यूज़ किया जाता था. एंड दैट टू नेवर आउटसाइड द रेडियस ऑफ फ्यू नेबरिंग विलेज, और कभी भी नेबरिंग विलेज के रेडियस से बाहर नहीं इसको कंज्यूम किया जाता था. ध्यान देना इस चीज़ को. तो ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था, बट राइट नाउ आफ्टर FSSAI ओके हैज़ गिवन इट एज ए फूड स्टेटस. ओके, तो इसके साथ ही क्या हो सकता है कि अब इसको कमर्शियल यूज़ भी किया जाएगा. नाउ सो अब इसमें आपको ये देखना है कि ये कॉव है या बेफोलो है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो certainly on the current affairs on the daily basis, okay, like, subscribe, comment, clear, and share. Okay, and if you want to download the PDF, okay, you can download PDF from the description section. So that's all from my side. It's high time to take sign off here. Okay, I will meet you again tomorrow at the stipulated time. God bless all of you. Take care.